वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अर्थशास्त्र का मूलभूत आधार है मांग का नियम। आज के वीडियो में हम मांग का अर्थ, मांग फलन, मांग का नियम, मांग वक्र में परिवर्तन, मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कारण एवं मांग के नियम के अपवाद पर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मांग का अर्थ। मांग किसे कहते हैं? मांग का अर्थ दी हुई कीमत पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर अपनी आय को व्यय करने की तत्परता से लगाया जाता है। मांग और आवश्यकता में यही अंतर है। मांग के अंतर्गत मुख्यतः इन तीन तत्वों का होना अत्यावश्यक है: दी हुई कीमत, उपभोक्ता की आय और आय को व्यय करने की तत्परता। अर्थात अर्थशास्त्र में मांग से अर्थ लगाया जाता है कि वस्तु की दी हुई कीमत पर उपभोक्ता जब अपनी आय को उस वस्तु को खरीदने के लिए, व्यय करने के लिए तत्पर होता है, तब वह मांग कही जाती है। तो मांग के अंतर्गत इन तीनों कंडीशन का होना अत्यावश्यक है, तभी वह मांग कहलाएगी, नहीं तो सामान्यतः वह इच्छा ही रह जाएगी। अब हम देखेंगे मांग फलन। मांग फलन शब्द है जो दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत एक चर आपका स्वतंत्र चर होता है और बाकी चर आपके आश्रित चर होते हैं। तो मांग व मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को मांग फलन कहा जाता है। मांग फलन को इक्वेशन के रूप में हम देखें तो dx हो गया हमारी x वस्तु की मांग, फंक्शन है यानी ये इन चरों पर निर्भर करती है। dx आपका हो गया निर्भर चर और ये इन सब पर निर्भर करता है। ये सारे हो गए हमारे स्वतंत्र चर। तो x वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है? px, प्राइस ऑफ x वस्तु की कीमत, py अन्य वस्तु की कीमत। अन्य वस्तु आपकी स्थानापन्न वस्तु हो सकती है, पूरक वस्तु हो सकती है। i उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की पसंद, रुचि, p जनसंख्या का आकार, e भावी कीमतों की संभावना एटसेट्रा और इत्यादि अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो मांग फलन मांग और मांग को प्रभावित कारकों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है कि मांग को प्रभावित करने वाले ये सारे तत्व होते हैं। मांग फलन के अध्ययन के बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं मांग का नियम। मांग का नियम यदि हम इसको एक स्टेटमेंट के रूप में पढ़ें तो इसी तरीके से लिखा जाता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होती है, अथवा जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है। मांग मात्रा से तात्पर्य है पर्टिकुलर निश्चित कीमत पर उस वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को हम मांग मात्रा कहेंगे। तो अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है, जैसे यहाँ हम px ले लेते हैं, x वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होती है, और यदि x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में कमी होती है। इस प्रकार दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग के नियम में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, दोनों के बीच विपरीत संबंध तो है ही, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अन्य बातों के समान रहने पर। ये मान्यता है। अर्थशास्त्र में हमने और नियम भी देखे हैं, या अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं उसको, अर्थशास्त्र को साइंस के इक्विवेलेंट इसीलिए माना जाता है कि अर्थशास्त्र में मान्यताएं ली जाती हैं, यानी कुछ तथ्य हैं वो पहले से मान लिए जाते हैं, उसके बाद नियम की व्याख्या की जाती है। तो मांग के नियम की मान्यता है अन्य बातों के समान रहने पर। अन्य बातों का अर्थ है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच संबंध को देखा जा रहा है, तो अन्य जो तत्व थे उनको स्थिर माना है। इसको देखने के लिए हम एक बार पहले से मांग फलन का डिस्कस कर लेते। मांग फलन में चूंकि हमने देखा था कि बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, तो मांग के नियम में केवल वस्तु की कीमत
और उसकी मांग मात्रा के बीच संबंध को देखा जाता है। तो डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अन्य जो तत्व होते हैं उनको स्थिर मान लिया जाता है। स्थिरता को दर्शाने के लिए हम इनके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। इट मीन्स ये सारे तत्व स्थिर है, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं है या ये तत्व समान स्थिर माने गए हैं। तो मांग के नियम में ये स्पष्ट है कि अन्य तत्वों को स्थिर मान लिया गया है। ये सब इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, वह हमारा मांग का नियम कहलाता है। नियम की सत्यता के लिए या नियम के क्रियान्वयन के लिए अन्य बातों को समान रखना अत्यावश्यक है। यदि अन्य बातों में भी परिवर्तन होगा तो हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसे यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत कम हो गई तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करेगा। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन हो गया, उपभोक्ता की आय पहले की तुलना में कम हो गई, तो वस्तु की कीमत कम हो जाने पर भी उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा नहीं क्रय करेगा, क्योंकि उसकी आय में पहले की तुलना में कमी हो गई है। इसलिए अन्य तत्व भी इसी प्रकार देख सकते हैं कि उपभोक्ता की पसंद रुचि यदि स्थिर नहीं मानेंगे तो उपभोक्ता वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए, वो उसकी मात्रा हमेशा खरीदता रहेगा, उतनी ही खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा, तो उसकी पसंद रुचि को भी स्थिर माना जाता है। ऐसे ही अन्य वस्तुओं की कीमत है उनको भी स्थिर माना जाता है। अन्य वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग हो जाती हैं, जबकि पूरक वस्तुएं जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ में प्रयोग में लाई जाती हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं होता। तो संबंध अन्य वस्तुओं की कीमतों का भी उस वस्तु की कीमत से प्रभाव पड़ता है, अतः उन दूसरी वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर माना गया है। तो हमारा स्पष्ट है कि मांग के नियम में अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच संबंध को देखा जाता है और दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय करता है। यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उसकी कम इकाइयाँ क्रय करता है। मांग के नियम के आधार पर ही हम आगे देखेंगे मांग की अनुसूची एवं मांग वक्र। अनुसूची मांग की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांग मात्राओं को दर्शाया गया है। मांग का वही नियम है हमारा कि वस्तु की कीमत जैसे जैसे कम होती जा रही है, उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती जा रही है कि वस्तु की मांग मात्रा आपकी पहले 5 थी, फिर 10, 15, 20 तरीके से वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती गई। तो इस प्रकार कीमत और मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र के रूप में हम इसको दर्शाते हैं। तो कीमत है उसको हम y अक्ष पर लेते हैं और मांग मात्रा को हम x अक्ष पर लेते हैं। मांग वक्र को दर्शाने में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी मांग वक्र को, मांग के नियम को जब वक्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उसमें इन्वर्स डिमांड फंक्शन यूज़ किया जाता है। अर्थात सामान्यतः x अक्ष पर QD लिया है और y अक्ष पर P लिया है। QD हमारा आश्रित चर है जबकि P आपका स्वतंत्र चर है। तो इसलिए इन्वर्स डिमांड फंक्शन यूज़ किया गया है कि कीमत के कारण मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल वाला है, DD कर्व है, ये ऋणात्मक ढाल वाला है। इसका मतलब है दोनों चरों के बीच नेगेटिव ऋणात्मक संबंध है, अर्थात एक में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होती है। जैसे हम पॉइंट देखते हैं, P0 जब वस्तु की कीमत है तो वस्तु की मांग मात्रा है आपकी X0। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई P1 तो मांग मात्रा में कमी हो गई X1। जब वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो मांग मात्रा में वृद्धि हो गई X2। अर्थात वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी होती है, जब कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है। इस कारण मांग वक्र जो है ऋणात्मक ढाल का होता है। अब देखेंगे हम मांग वक्र में परिवर्तन। सामान्यतः 2 रूपों में इसका अध्ययन किया जाता है। पहला मांग मात्रा में विस्तार व संकुचन और दूसरा है मांग में कमी व वृद्धि।
मांग मात्रा में विस्तार व संकुचन मांग के नियम की ही व्याख्या है। मांग के नियम के आधार पर जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के आधार पर मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे विस्तार व संकुचन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। कि मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होती है, तो मांग मात्रा में कमी को मांग का संकुचन कहा जाएगा। जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है तो इसको मांग मात्रा का विस्तार कहा जाएगा। अर्थात जब एक ही मांग वक्र पर मांग मात्रा का विस्तार व संकुचन दिखाया जाता है, जिसका प्रभावित करने वाला कारक वस्तु की केवल कीमत होता है, तो उसे मांग मात्रा में विस्तार व संकुचन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा मांग में कमी व वृद्धि। जब मांग को प्रभावित करने वाले कारक अन्य कारक होते हैं, अर्थात कीमत स्थिर है, आपकी मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं, उनके कारण मांग वक्र जब शिफ्ट होता है, शिफ्ट से मतलब है मांग वक्र पूरा का पूरा विवर्तित होता है। कि यदि D1 है, आपका मांग वक्र A पॉइंट पर है, यदि D1 से D2 हो जाता है, अर्थात मांग मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसे हम कहेंगे मांग में वृद्धि। जब अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो मांग में वृद्धि, और जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो कहेंगे हम मांग में कमी। तो इन दोनों में मुख्यतः अंतर ये है कि मांग मात्रा में विस्तार व संकुचन में केवल कीमत में परिवर्तन को लिया जाता है, जबकि मांग में कमी व वृद्धि में कीमत के अतिरिक्त अन्य जो कारक होते हैं उनके कारण परिवर्तन को लिया जाता है। मांग मात्रा में विस्तार व संकुचन में एक ही मांग वक्र पर बिंदु का गमन दर्शाया जाता है, जिसे संकुचन और विस्तार कहते हैं, जबकि मांग में कमी व वृद्धि में पूरे की पूरे मांग वक्र है वो शिफ्ट होता है, अपवर्ड शिफ्टिंग या डाउनवर्ड शिफ्टिंग या विवर्त, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मांग वक्र विवर्तित हो जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो होगा मांग में वृद्धि, मांग में कमी। तो इस प्रकार दोनों में हम परिवर्तन को देखते हैं। अब देखेंगे मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कारण, कि मांग वक्र अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग या बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ क्यों होता है। इसका पहला पॉइंट है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्रयोग की जाती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में ह्रास होने लगता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही हमारे मांग का नियम का आधार है कि वस्तु की जब अतिरिक्त इकाइयाँ यूज़ की जाती हैं तो उनसे कम उपयोगिता मिलती है, अतः उपभोक्ता उन इकाइयों के लिए कम कीमत देना चाहता है। अतः हमारा मांग का नियम अप्लाई हो गया कि अधिक वस्तु की मात्रा में हम उपभोक्ता कम कीमत का भुगतान करता है, यानी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध की स्थिति होती है। दूसरा पॉइंट प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन वस्तु प्रतिस्थापन है कि यदि जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, कि सपोज एक्स वस्तु है उसकी कीमत में कमी हो गई, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण वह वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो जाती है, तो उपभोक्ता उस वस्तु पर जो व्यय करने वाली आय है उससे उस वस्तु पर जो पहले व्यय कर रहा था उस आय का प्रतिस्थापन अन्य वस्तु को खरीदने में या उस वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय करने में कर सकता है। तो उसके कारण भी हमारा मांग वक्र ऋणात्मक होता है, अर्थात कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा आय प्रभाव। आय प्रभाव से मतलब यहाँ वास्तविक आय में वृद्धि से लगाया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, तो उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अधिक इकाइयाँ क्रय करने लगता है। सपोज़ कोई व्यक्ति की अपनी आय में से किसी वस्तु पर 100 रुपये खर्च करता है, यदि वस्तु की कीमत में कमी हो गई, 100 की जगह 50 हो गई, तो वह वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा सस्ती हो गई। उपभोक्ता के पास जहां पहले उस वस्तु पर 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो केवल 50 रुपये खर्च करेगा, तो जो 50 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बचे वो कहा जाएगा रियल इनकम की, उसके पास वास्तविक आय में उसकी वृद्धि हो गई। कुल इनकम में परिवर्तन नहीं हुआ, पर चूँकि वस्तु की कीमत में कमी हो गई इसलिए उसके पास अतिरिक्त 50 रुपये
वास्तविक आय में वृद्धि हो गई। तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय कर सकता है या अन्य वस्तु की इकाइयाँ क्रय कर सकता है। इस प्रकार आय प्रभाव के कारण वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। चौथा पॉइंट है कम कीमत पर नए क्रेता। व्यवहारिक है ये पॉइंट कि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है उससे नए क्रेता जुड़ जाते हैं। कि पहले उन जो क्रेता होते हैं उनकी आय सीमा के अंतर्गत वह वस्तु नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी हुई नए क्रेता उससे जुड़ जाते हैं, उस वस्तु की मांग है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि मांग वक्र ऋणात्मक होता है, अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा मांग के नियम के अपवाद। हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब मांग के नियम के अपवाद है कि कहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। इस पॉइंट को देखें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है गिफिन विरोधाभास, जिसे सच्चा अपवाद कहा जाता है। सच्चा अपवाद का अर्थ है कि आगे हम पॉइंट और डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट का मतलब है कि गिफिन विरोधाभास ही है जो मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। कि गिफिन एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर गिफिन, उनके नाम पर गिफिन वस्तुओं का नाम रखा गया। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें कीमत और मांग मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। यानी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में भी कमी होती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में भी वृद्धि होती है, अर्थात वहाँ हमारा मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं ही होती हैं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, तो वो मांग के नियम का अपवाद कहलाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जिसे वेबलेन वस्तुएं भी कहा जाता है। एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर वेबलेन, उनके नाम पर उनको वेबलेन वस्तुएं भी कहा गया। इन वस्तुओं के संदर्भ में भी कहा जाता है कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं वो अधिक कीमत पे ही प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए व्यक्तियों के द्वारा खरीदी जाती हैं। इसलिए यदि उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी तो प्रतिष्ठा को प्रदर्शित नहीं करेंगी। लेकिन इस तथ्य का यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो ये मांग के नियम का सच्चा अपवाद नहीं कही जा सकती हैं। फिर भी इसे माना जा सकता है कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जो होती हैं उनमें मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है भावी कीमतों के अनुमानों के प्रभाव। कि यदि किसी व्यक्ति को यदि ऐसा अनुमान है कि यदि वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो सामान्यतः उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय की जाएंगी, लेकिन यदि उसे लगता है कि इस वस्तु की कीमत और अधिक कम होगी और अधिक गिरेगी तो हो सकता है वह वस्तु की और अधिक इकाइयाँ अभी नहीं खरीदे, वो इंतज़ार करे कि वस्तु की कीमत और कम होगी तब वह वस्तु की और इकाइयाँ क्रय करेगा। या इसका विपरीत भी ले सकते हैं कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर भी उसकी कम इकाइयाँ क्रय नहीं करेगा, बल्कि यदि उसे ये अंदेशा है कि वस्तु की कीमत और बढ़ेगी तो वो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी अधिक इकाइयाँ अभी से क्रय कर सकता है। तो भावी कीमतों के अनुमानों का प्रभाव भी हमारे मांग के नियम पर पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु की गुणवत्ता में सुधार का प्रभाव। ये भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति से प्रदर्शित होता है कि यदि व्यक्ति को लगता है कि वस्तु की क्वालिटी में सुधार हुआ है, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, तो उस वस्तु की कीमत अधिक होने पर भी वह उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी उसको क्रय कर सकता है। तो ये जो सारे ये तीनों पॉइंट है ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों के आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वास्तव में जो कहा जाएगा गिफिन विरोधाभास है, जहाँ मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। गिफिन विरोधाभास को और हम डिटेल में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव के आधार पर हम गिफिन वस्तुएं हैं उनका अलग से वर्णन करेंगे। अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए कि वस्तुएं तीन प्रकार की होती है सामान्यतः। सामान्य वस्तुएं जिनमें मांग का नियम लागू होता है, हीन वस्तुएं या जिन्हें कहते हैं हम निम्न वस्तुएं जिनमें मांग का नियम लागू होता है परंतु उनमें आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव हमने पहले डिस्कस किया था। आय प्रभाव वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होना।
जिसके कारण उपभोक्ता उसकी पहले से अधिक इकाइयाँ क्रय करेगा। तो हीन वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, लेकिन फिर भी उनमें मांग का नियम लागू हो जाता है। परंतु गिफिन वस्तु ऐसा अपवाद है जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, लेकिन वो प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, जिसके अधिक पावरफुल होता है, जिसके कारण हमारा मांग का नियम है वो लागू नहीं हो पाता है। तो मांग के नियम के अपवाद के रूप में जो सर्वमान्य तथ्य वह यही है कि गिफिन वस्तुएं जिनमें मांग का नियम है वो लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने आज मांग का अर्थ, उसके नियम और मांग वक्र का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम मांग के नियम के कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव का हिग्स के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।